अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन नंबर 4, मई जून 2021 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। स्टिमुलस पढ़ते हैं। इवन दो हमें पता है कि ये जो स्टिमुलस दिया होता है इट डज नॉट नेसेसरली हैज टू बी यूज्ड इन आवर आंसर्स, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट्स मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। टर्म आई है मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डील कर रहे हो एट कंट्री लेवल, एट नेशनल लेवल। ठीक है। इसके हमारी आगे डेफिनेशन भी आ रही, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मजीद उसमें जाकर डीप डाइव करेंगे। फॉर इंस्टेंस, इन recent years US unemployment has fallen with the deficit of the current account of the balance of payment has fluctuated. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पता है कि चार यूजुअली गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और इसके अलावा चौथा होता है ऑब्जेक्टिव इंक्रीज इन जीडीपी। आई गेस चौथा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, बट वी वुड कंफर्म इट इन आवर मार्किंग स्कीम। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हैज फॉलन, which is a good thing, while the deficit on the current account of the balance of payment has fluctuated। मतलब fluctuate कर अब डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होता है कि आपके एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि जो आप जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हो उसमें से आप अपने इंपोर्ट्स माइनस कर दो। तो इफ़ यू हैव सरप्लस बैलेंस, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हो, आपको पैसे कमा रहे हो। बट इफ़ यू हैव अ डेफिसिट बैलेंस इट मीन्स दैट योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, इन पाकिस्तान we always have a deficit balance of payment because our exports are always less than our imports. Whether its current account deficit will rise, whether its current account deficit will rise or fall in the future may be affected by the proposed tax cuts। कह रहे कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या पता ये इंक्रीज कर दे, क्या पता ये डिक्रीज कर दे, लेकिन हमें बस ये पता है जो गवर्नमेंट है दैट इज प्रोपोजिंग टैक्स कट्स। मतलब टैक्स कट्स का मतलब टैक्स को रिड्यूस करने वाली है। सम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट यूएस गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द कंट्रीज अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। कुछ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि इतना खास गौर नहीं करना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट को हमें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मांग रहा है, उसको हम सिंपली यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। इसकी छोटी और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी इंसफिशिएंट है, इसको मज़ीद में डिटेल में लेकर चलते हैं और इधर से पढ़ते हैं। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is a study of how whole country's economies work। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे कंट्री की इकोनॉमी की जो स्टडी हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट लुक्स एट बिग थिंग्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ। वो जो मैंने चार ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी ना, जो गवर्नमेंट के होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने वो पहला एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी। देन इट्स इन्फ्लेशन, यानी कि स्टेबल इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग इफ इट्स स्टेबल, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि हाई एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली, एंड ट्रेड विद अदर कंट्रीज यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन बिजनेस और पर्सन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमी टू सी हाउ मनी मूव्स एंड हाउ गवर्नमेंट कैन हेल्प improve it। Rather than focusing on a single person or a business, it involves the government actually overseeing all the economy कि किस तरह से इकोनॉमी काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट के चार ऑब्जेक्टिव्स हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट या लो अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, एंड गुड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक हो गया। अब मजे की बात बताऊं, ये जो चार ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपस में क्लैश करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो ये क्लैश करेगा स्टेबल इन्फ्लेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और अगर हम इकोनॉमिक स्टेबल इन्फ्लेशन वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे, स्टेबल इन्फ्लेशन वाले ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे तो क्लैश करेगा अनएम्प्लॉयमेंट वाले ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये चारों कभी भी एक साथ अचीव नहीं हो सकते। किसी एक चीज पे फोकस करेंगे तो दूसरा जो होगा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो गवर्नमेंट को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन टू कॉन्सिक्वेंसेज टू फर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज बताएं कि
फर्म पे क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज डजंट नेसेसरली मीन नेगेटिव पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से जो लेबर मार्केट है उसके अंदर एम्प्लॉयज की या लोगों की सप्लाई ज्यादा हो रही है, जो लेबर फोर्स है जो उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा हो रही है। जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, अगर वो लेबर हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ लेबर की सप्लाई ज्यादा होती है, ज्यादा लोग हैं बिलिंग जॉब करने के लिए, तो प्राइसेस ड्रॉप करेंगे। और इस अगर हम अपनी लेबर मार्केट की जुबान में बात करें तो वेज रेट ड्रॉप करेगा। अब जब वेज रेट ड्रॉप करेगा तो फर्म्स को सस्ते में लेबर मिलेगी। ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर मैं दूसरा एक बात करूं, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से लोगों की इनकम लेवल रिड्यूस होगा। जब इनकम लेवल रिड्यूस होगा दे विल स्पेंड लेस। जब वो लेस स्पेंड करेंगे तो जो फर्म्स होगी उनकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज करेगी। जब डिमांड डिक्रीज करेगी तो उनकी सेल्स डिक्रीज करेंगी। सेल्स डिक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। इस तरह से आपने चेंज बनानी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर भी। यहाँ पे देखते हैं, पहला उसने ये, तो पहला उसने पॉइंट ये लिखा, लोअर डिमांड होगी जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा। लोअर डिमांड क्यों होगी? वो लोगों की इनकम कम है। इसके बाद जो लोअर एवरेज कॉस्ट, लोअर वेजेस, मैंने तो प्रॉपर उसकी चेन बनाई थी ना, बस इतना भी लिख दो तो मोर देन इनफ होगा कि जो ऑब्वियसली लेबर मार्केट की तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो वेज रेट कम होगा। जब आप कम वेज रेट पे रिक्रूट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी। ग्रेटर ईज ऑफ रिक्रूटिंग वर्कर्स, रिड्यूस रिक्रूटमेंट कॉस्ट, क्योंकि पूल ही बहुत ज़्यादा है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ टैक्स कट्स, जब टैक्स रिड्यूस होता है कुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। टैक्स कट्स की वजह से कैसे इंक्रीज हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स? अब लिंक बनाने हैं। सबसे पहली जो बात ये देखना है, जो टैक्स कट्स होंगे वो किस तरह के कट्स होंगे। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस होता है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जो आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है जो आप स्पेंड कर सकते हैं बंदा। जब डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करेगा तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो जिसकी वजह से लोगों की इनकम या वेल्थ या स्पेंडिंग पावर या परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा इम्पैक्ट अभी इसमें इसको डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट्स के साथ कैसे लिंक होता है। दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि दूसरा जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपका सेल्स टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ग्रोस सेल्स टैक्स, जो पाकिस्तान में 17% है, ये पता नहीं 16% है। जब सेल्स टैक्स रिड्यूस होता है, सेल्स टैक्स तब आपको लगता है जब आप कोई चीज़ बाय करते हो, जब सेल्स टैक्स रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से भी आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। अब बात देखते हैं कि कैसे लिंक बनता है। कहता है लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बात कर रहे हैं, जब कम होंगे इट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, ऑब्वियसली एक फर्म है, एक कंपनी है, वो जब अपने रॉ मटेरियल्स खरीदती है तो उस पर वो टैक्स पे करती है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो बाय कर रही है, खरीद रही है। जब भी खरीदें कोई चीज़ तो हम सेल्स टैक्स पे करते हैं। अब सेल्स टैक्स कम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर देगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगी इट विल इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड यूज ऑफ मोर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना तो फर्म के पास अब ज़्यादा पैसे होंगे। पहले उनकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती थी तो उनके पैसे टाइट थे, कैश टाइट था, लेकिन अब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो उनके पास अब पैसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दे कैन यूज मोर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो प्राइसेस होंगी वो लोकर होंगी, विच विल मेक दम मोर प्रोडक्ट्स मोर इंटरनेशनली कम्पिटिटिव। देखो इसके अंदर दो चीज़ें, इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। पहला तो मेन पॉइंट ये है कि जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना, आपकी आप अपनी प्राइसेस कम कर दो। जब आप अपनी प्राइसेस करोगे ना तो आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसेस जैसे ही कम होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कम्पेटिटिव बन जाएगा, लोगों को ज़्यादा सस्ता मिलेगा दूसरी कंट्री से, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपके पास सरप्लस कैश पड़ा होगा, अबंडेंट कैश पड़ा होगा, वो आप इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे? एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकते हो, एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ला सकते हो, उससे मजीद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस आप अपनी लो करोगे। जब प्राइसेस लो करोगे तो फिर इंटरनेशनली आप आपके प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव होंगे तो आपका क्या होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स या जो डायरेक्ट टैक्स है उसके रिड्यूस होने से कैसे फर्क पड़ता है।
इनकम टैक्स रिड्यूस होने की वजह से वो कह रहे हैं कि मोटिवेट होंगे वर्कर्स, ऑब्वियसली अब उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। जब वो मोटिवेट होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, जब भी कोई वर्कर मोटिवेट होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज करेगी तो जो प्रोडक्शन मेथड होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस जो कॉस्ट कम आएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस जो होगी प्रोडक्ट की कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट जो आप प्रोडक्ट्स कर रहे थे वो ज़्यादा competitive बनेंगे, वो ज़्यादा बिकेगा। दूसरी बात, जब आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होती है। जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर आपकी तब भी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। नीचे वाला पॉइंट हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हम इस आंसर को एक दफ़ा ड्राफ्ट भी करवाते हैं। एक और बात भी हो सकती है, टैक्स कट्स किस तरह से रिड्यूस हो सकते हैं। ये अब अपने कंट्री के परस्पेक्टिव से नहीं हम बात कर रहे, फॉर एग्जाम्पल दूसरे कंट्री जो हमसे एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर टैक्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। कौन से वाले, टैरिफ्स वाले, कस्टम टैक्स वाले, वो टैरिफ जो टैक्स में रिड्यूस होते हैं, जब उनके टैक्स रिड्यूस होंगे तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। अब बांग्लादेश जो है, फॉर एग्जाम्पल हम यूँ नहीं कहते, यूएसए कुछ गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है किधर, पाकिस्तान से। ठीक है, इंपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट होगी उसकी इंपोर्ट होगी, हम मतलब बेचते हैं यूएसए को। अब यूएसए के अंदर जो टैक्स है वो रिड्यूस हो रहा था, कौन से वाला, जो टैरिफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। जब उधर टैरिफ्स और कस्टम रिड्यूस होंगे तो अब उधर के लोग पहले से ज़्यादा गारमेंट्स इंपोर्ट करेंगे, और जब वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अल्टीमेटली राइज करेंगी। तो सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं कह रहा था कि आपके कंट्री में अगर टैक्स कम हो, दूसरे कंट्री में भी टैक्स कम हो, तब भी आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो सकती हैं। ये लिखा उसने, पूरा आंसर लिख दिया। लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, सेल्स टैक्स भी कहते हैं, वैट भी कहते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बिजनेसेस। ठीक है, 1 मार्क मिल गया। दिस में इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर प्रोडक्शन मेथड्स, क्योंकि पैसे अब ज़्यादा होंगे। मेकिंग प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट एंड चीपर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी और चीपर भी होगी। एज अ रिजल्ट बिजनेस कैन ऑफर लोअर प्राइसेस, मेकिंग एक्सपोर्ट्स मोर competitive इंटरनेशनल मार्केट। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरने से एक तो पहले ही आपकी प्राइस रिड्यूस हो रही है, फिर आपके पास पैसे ज़्यादा, आप बेहतर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे मजीद आपकी प्राइस कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है। प्राइस कम होगी तो इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स से कम्पिटिटिव बनेंगे। लोअर इनकम टैक्स कैन मोटिवेट वर्कर्स, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी एक्सपोर्ट्स दैट अट्रैक्ट मोर फॉरेन बायर्स। Therefore, tax cuts can make countries' exports cheaper and more attractive, increasing sales in global market। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो उसमें बड़ा ही अच्छा सा हमने ड्राफ्ट करके दे दिया। अगले क्वेश्चन पे चलें। Discuss whether or not a current account deficit on its balance of payments harms an economy। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में, डिस्कस वेदर और नॉट अ करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या आप एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हार्म्स एंड इकोनॉमी। पहले इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं तो होते क्या हैं। आज हम क्लियरली इस पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। यूजुअली ये हमें जो होता है तंग करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बीओपी और करंट अकाउंट क्या है। गवर्नमेंट के जो मैक्रो इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे होते हैं।
पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके दरमियान जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी उसको के रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मोर लाइक एन अम्ब्रेला, और करंट अकाउंट इसके नीचे आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट जिसमें हम ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स सर्विसेज इनकम्स एंड ट्रांसफर्स। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें यूजुअली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब लगाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तीन अकाउंट्स आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के नीचे। पहला आता है करंट अकाउंट जिसके अंदर हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगी। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो हमारे कैपिटल वन टाइम एसेट ट्रांसफर्स होते हैं, वन टाइम एसेट ट्रांसफर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेट मिलता है कंट्री को, तो वो कैपिटल में जाएगा। आप किसी को देते हो डेट, तो वो भी कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट इज मोर लाइक वन टाइम एसेट ट्रांसफर जिसमें यूजुअली हमारे डेट वगैरह होते हैं। इसमें हम मजीद इसकी हम मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बल्कि इतनी भी काफ़ी है वैसे तो। फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, तो मल्टीनेशनल्स जो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आती हैं या मल्टी एमएनसीज के जो प्रॉफिट्स वापस से होस्ट होम कंट्रीज में जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। तो तीन अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के नीचे। जिस करंट अकाउंट जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगी, कैपिटल अकाउंट जिसमें वन टाइम एसेट ट्रांसफर जैसे डेट आ रहा है, डेट जा रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी जो कंट्रीज के दरमियान होती है वो रिकॉर्ड होती है। अब आते हैं करंट अकाउंट। It is a part of the balance of payment which focuses only day-to-day economic transaction with other countries. जो day-to-day आप सेल परचेज with other countries करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, वो आपका करंट अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ट्रेड इन सर्विसेज यानी आपकी बैंकिंग सेक्टर की, या टूरिज्म, जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हो बाहर वाली दुनिया को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे टूरिज्म के से लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप अपनी आईटी सर्विसेज बाहर वाले लोगों को सेल कर रहे हो, तो वो भी करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। फिर ट्रांसफर्स, इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी हम छोड़ देते हैं। ट्रांसफर्स जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो रेमिटेंसेस वगैरह सेंड करते हैं, वो भी हमारा वैसे करंट अकाउंट में आता है। लेकिन करंट अकाउंट का मेन जो मतलब है वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल द करंट अकाउंट डेफिसिट मींस द कंट्री स्पेंड्स मोर। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? इट मींस द कंट्री स्पेंड्स मोर ऑन इंपोर्ट्स, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एंड पेमेंट्स अब्रॉड देन इट अर्न्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, यानी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉइंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्लियर हो गया, पता चल के उसके नीचे करंट अकाउंट आता है, फाइनेंशियल अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी आपका जो करंट अकाउंट जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उस पर अगर डेफिसिट है, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा, तो क्या ये हार्म करेगा इकोनॉमी को कि नहीं? अब इसमें डिस्कशन है। तीन पॉइंट्स उसके लिखेंगे, तीन पॉइंट्स इसके लिखेंगे, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन दे देंगे। तो ये भी मैंने आंसर लिखवा लिया जिसकी हम डिस्कशन करते हैं। डज अ करंट अकाउंट हार्म एन इकोनॉमी? अच्छा, वाई अ करंट अकाउंट डेफिसिट माइट हार्म द इकोनॉमी, क्यों हार्म करेगा, पहले उस पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। सबसे पहले मनी इज लीविंग द इकोनॉमी। आप एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि पैसा आ कम रहा है और पैसा बाहर वाले मुल्कों में जहाँ ज़्यादा रहा है। मनी, मोर मनी स्पेंड ऑन इंपोर्ट्स देन अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, रिड्यूसिंग नेशनल इनकम। अल्टीमेटली नेशनल इनकम से रिड्यूस हो रही है जिसकी वजह से इकोनॉमी को तो हार्म आएगा। फिर लोअर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी। कैसे? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल टू compete विद इंपोर्ट्स लीडिंग टू जॉब लॉसेस। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। अब इसका मतलब है कि लोग इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं और लोग जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनसे नहीं पाए कर रहे, लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लोग बाय नहीं कर रहे तो उनकी डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली वो रिटेंडेंट कर देंगे क्योंकि उनके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, उनकी सेल्स बहुत कम है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की। वीकर एक्सचेंज रेट, हायर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टू पे फॉर इंपोर्ट्स में डीवैल्यूएट द डोमेस्टिक करेंसी। एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, होता ही है कि आपकी जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसका मतलब ये भी है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉलर में इंपोर्ट्स करते हैं तो डॉलर की डिमांड एज़ कम्पेयर टू पीकेआर ज़्यादा है, क्योंकि पीकेआर की डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी। लोगों को ऑब्वियसली जब बाहर वाले मुल्क में फॉर एग्जांपल कनाडा ने अगर पाकिस्तान से कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसको पहले करेंसी पाकिस्तान की खरीदनी पड़ेगी। अल्टीमेटली होता है क्या कि जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, मैटर को नटशेल में फूटता है, तो जो आपका एक्सचेंज रेट होता है वो मजीद वीक होता है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी मजीद डीवैल्यूएट होती है।
फिर डेट भी इंक्रीज हो सकता है इफ अ कंट्री बोरोस टू फाइनेंस इट डेफिसिट में फेस रीपेमेंट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। यूजुअली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा ग्रो कर देता है, फिर ये उसको कवर अप करने के लिए डेट लेते हैं। जब डेट लेते हैं तो ऑब्वियसली डेट की अपनी हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको रीपे करना होता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं। अब कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट माइट नॉट बी हार्मफुल। क्यों? It may be temporary. A small or short-term deficit may not cause major issues, especially if the economy is growing. जैसे बिजनेस में होता है कि किसी एक आधे महीने में हमने बहुत बड़ी परचेज करनी होती है नॉन करंट एसेट की, तो कैश जो होता है वो नेगेटिव में भी चला जाता है। तो टेम्परेरी होगा तो इतना खास प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, अगर परसिस्टेंट होता प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हार्ड लिविंग स्टैंडर्ड कैसे? देखो कैसे हार्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स मत सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट से। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि आप ज़्यादा बेहतर चीज़ें, अब इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं। इंपोर्ट ज़्यादा होने पे यूजुअली जो बाहर के मुल्कों में चीज़ आती है उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर होती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर होगी तो उसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो इम्प्रूव करेंगे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये भी है कि वी आर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स कैन हेल्प बिजनेस। अपने मुल्क के अंदर हम बुला रहे हैं जिच कैन हेल्प बिजनेस ग्रो एंड इंक्रीज देयर फ्यूचर प्रोडक्शन। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये नहीं इंपोर्ट ज़्यादा, इट मीन्स कि रॉ मटेरियल्स भी आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी आ रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी अपनी इकोनॉमी के अंदर। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी को इतना हार्ड नहीं होगा। लास्ट वाला पॉइंट हम स्किप कर देते हैं, कंक्लूजन पे जाते हैं। A current account deficit can be harmful if it is large and long term, leading to job losses, currency depreciation and debt। ठीक है, अगर तो हार्मफुल तभी होगा जब लार्ज होगा और लॉन्ग टर्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हार्मफुल ही हो, डिपेंड करता है उसकी ड्यूरेशन पे। हार्मफुल तब है जब बहुत ज्यादा हो और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो, उसकी वजह से जॉब लॉसेस होंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन होगी, आपको डेट लेना पड़ेगा। हाउएवर इफ इट इज टेम्परेरी एंड यूज्ड टू इंपोर्ट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यहाँ टेम्परेरी है, यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि आप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कैपिटल गुड्स को, मशीनरीज को वगैरह को इंपोर्ट करें। इट मे हेल्प द इकोनॉमी ग्रो इन द फ्यूचर। द इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ डेफिसिट इज मैनेज, कितना ज्यादा और कितने अरसे के लिए वो है, परसिस्टेंट है कि टेम्परेरी।